आज हम जो है इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, जिसको जो है एंटी कोलिनिस्टर्स भी कहते हैं। सही है, एंटी कोलिनिस्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो होता है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज जैसे ACE या एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज, ये एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो जब डिस्ट्रॉय करेगा तो ज़ाहिर सी बात है एसिटाइल कोलिन कम होगा। सही है, तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो इसी एंजाइम को जाके डिस्ट्रॉय करेगी या इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगी। तो फिर क्या होगा, ये एंजाइम बाकी नहीं रहेगा और एसिटाइल कोलिन फिर जो है इन कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। सही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है बढ़ जाएगी। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल जो होता है वो फ्यू मिनट्स के लिए बाइंड करता है इस एंजाइम के साथ। मतलब जो ड्रग्स देते हैं हम रिवर्सिबल, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट के लिए या कुछ आवर्स के लिए ही बाइंड करती है, किसके साथ, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम के साथ। और इस एंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन जो है बढ़ जाएगा। सही है, अब जो दूसरी होती है इरिवर्सिबल, एक हो गई रिवर्सिबल, दूसरी होती है इरिवर्सिबल। अब जो इरिवर्सिबल जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करती हैं और जो है और एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम जो है वो रिकवर भी नहीं हो पाता जब तक कि दूसरा जो है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज ना बने। तो अब जो रिवर्सिबल होती हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं। मतलब 4 ड्रग्स होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, एम्बिनोनियम एंड एड्रोफोनियम। अब जो फाइजोस्टिगमिन है, फाइजोस्टिगमिन वो है टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन का मतलब ये होता है कि लिपिड सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और ब्रेन में जा सकती है। सही है, बाकी ये जो 3 ड्रग्स हैं, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, एम्बिनोनियम एंड एड्रोफोनियम, ये जो है कॉर्डिनरी अमाइंस हैं। कॉर्डिनरी अमाइंस मतलब इनसोल्यूबल लिपिड, लिपिड में जो है इनसोल्यूबल होती है, तो इस वजह से ये ब्रेन में नहीं जाएंगी। सही है, तो टर्शरी अमाइन एंड क्वाटर्नरी अमाइन। और जो इरिवर्सिबल होते हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, आइसोफ्लोरोफेट, इकोथायोफेट, मेलाथायोन, पेराथायोन। मेलाथायोन, पेराथायोन, आइसोफ्लोरोफेट, इकोथायोफेट, आइसोफ्लोरोफेट, इकोथायोफेट। सही, 4 ड्रग्स आती हैं। और जो इरिवर्सिबल ड्रग्स होती हैं इनके पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। जो अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये इरिवर्सिबल ड्रग्स जब बाइंड करेंगी किसके साथ, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम के साथ, जैसे ही बाइंड करेंगी तो उनका जो अल्काइल ग्रुप है वो 30 मिनट के बाद क्या होता है, निकल जाता है, मतलब डिटैच हो जाता है। जब अल्काइल ग्रुप डिटैच हो गया उसके बाद जो है हमें कोई चांसेस नहीं कि हम जो है इसके फंक्शन को रिवर्स कर सकें। तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब 30 मिनट के बाद इसका फंक्शन जो है इरिवर्सिबल हो चुका होता है। सही है, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं जो क्रॉप्स में हम देते हैं, एग्रीकल्चर में देते हैं, तो लोग जो है सुसाइड करते हैं इसमें मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट को ड्रिंक करते हैं, या तो वो जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट को जो है वो इनटेक कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज जो एंजाइम है वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, उस जो है रिकवर कभी होता ही नहीं है। तो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो कोलिन नर्जिक जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्वेटिंग, सेलिवेशन, लेक्रीमेशन, नेजल सीक्रेशन, जो हमारी स्टमक की सीक्रेशंस होती हैं, ब्रेडिकार्डिया होता है, या GIT की मोटिलिटी, डेफिकेशन, यूरिनेशन, हाइपोटेंशन, ये सब चीज़ें जो है प्रोडोमिनेट कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज जो है ख़त्म हो गया इरिवर्सिबल ड्रग की वजह से, और एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज नहीं रहा तो एसिटाइल कोलिन हमेशा के लिए रहेगा। और एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोलिन की वजह से कोलिनर्जिक सिस्टम की जो भी फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो पेशेंट जो है डाई कर जाएगा। सही है, अब जो रिवर्सिबल ड्रग हैं उसमें कौन कौन से, फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, एम्बिनोनियम एंड एड्रोफोनियम। तो जो फाइजोस्टिगमिन है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब तक होता है, 30 मिनट से, मतलब आधे घंटे से लेकर 4 घंटे तक, 4 आवर्स तक, 30 मिनट अप टू 4 आवर्स। अब जो है इसका जो फंक्शन है या यूजेस है वही सेम बेथेनिकोल वाले, जैसे कि बेथेनिकोल में हमने बताया कि ब्लैडर एंड बॉवल मूवमेंट्स, तो ये भी वही करता है, GIT की मोटिलिटी इंक्रीज़ करवाते हैं और ब्लैडर की भी मोटिलिटी इंक्रीज़ करवाते हैं, जैसे कि यूरिनेशन हो। सही है, ऑपरेशन के बाद या डिलीवरी के बाद जो भी यूरिन जो है रिटेन हो जाता है बॉडी में, तो उसको जो है रिटेंशन को ख़त्म करने के लिए हम जो है फाइजोस्टिगमिन देते हैं। अब जो फाइजोस्टिगमिन जो है ना ग्लूकोमा के लिए भी यूज़ होता है। किसके लिए, ग्लूकोमा के लिए। ग्लूकोमा के लिए इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमें कोलिनर्जिक सिस्टम का पता है कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या करता है, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन होगी तो ग्लूकोमा के पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, और इसके अलावा कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरिस मसल भी होगा। सही है, तो ये 2 फंक्शन हो गए, एक तो ब्लैडर एंड बॉवल वाला और दूसरा प्यूपिल की कंट्रैक्शन या कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरिस मसल, जो ग्लूकोमा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, और इसके अलावा जो है ना एट्रोपिन क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक जो होता है ड्रग होता है। तो मतलब जो एसिटाइल कोलिन
तो जो एट्रोपिन है वो एसिटाइलकोलिन के बिल्कुल खिलाफ वर्क करता है, क्योंकि एट्रोपिन जाके उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के साथ, तो एसिटाइलकोलिन के पास जगह नहीं रहती कि वो कहीं पे बाइंड करे, और फिर जो है एसिटाइलकोलिन जो है वो कम हो जाता है, उनके रिसेप्टर जो है कम हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम जो है फेज़ोस्टेगमिन देते हैं, ताकि एसिटाइलकोलिन की जो एक्टिविटी है या उनके जो एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस जो है हम जो है उसे डिस्ट्रॉय करें, ताकि हमारे पास एसिटाइलकोलिन बढ़ जाए और ये जो ओवरडोज हो गया है एट्रोपिन का वो ओवरकम हो। सही है। और उसके अलावा फिनोथाइजिन या TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये एंटीसाइकोटिक होते हैं। सही है। ब्रेन में जाकर क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस जो एंजाइम होता है वहाँ पे जाके या रिसेप्टर के साथ जो है ना एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं, वही एसिटाइलकोलिन के पास जगह नहीं रहेगी बाइंड करने के लिए, तो एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा। तो फिर हम जो है फाइजोस्टेगमिन देंगे, ताकि ये जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए फिनोथाइजिन या TCA उनको रिप्लेस कर सकें और जो है फंक्शन को नॉर्मल कर सकें। अब इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब ये पता है फाइजोस्टेगमिन मैंने बताया कि आपको टर्शरी अमाइन है, मतलब लिपिड सोल्यूबल है मतलब ब्रेन में जाएगा। अब ब्रेन में जाएगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहा है, तो ब्रेन में जैसे अगर ज़्यादा हो गया और फाइजोस्टेगमिन हमने ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, कन्वर्जेंस होंगे। सही है। वहाँ पे कन्वर्जेंस शुरू हो जाएंगी और पैरालिसिस हो जाएगी, क्योंकि फाइजोस्टेगमिन जो है निकोटिनिक और मस्कुलिनिक दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है और उनके दोनों के साथ मतलब फंक्शन कर रहा है, तो उस हिसाब से पैरालिसिस हो जाएगी। क्योंकि वो जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं, सही है, वहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस है वहाँ पे अगर उसने जो है ज़्यादा इनहिबिट कर दिया, फाइजोस्टेगमिन ज़्यादा आ गया और एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस ज़्यादा मतलब इनहिबिट हो गया, तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा और ओवरडोज हो जाएगा, ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगी निकोटिनिक रिसेप्टर की, तो पैरालिसिस हो जाएगी। और हार्ट में क्या होगा, मैंने बताया कोलिनर्जिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया करवाना। तो फाइजोस्टेगमिन भी तो ये कोलिनर्जिक ड्रग है, तो फिर ये क्या करवाएगा, कार्डियक कोलैप्स करवाएगा या कार्डियो डिप्रेशन करवाएगा। सही है। और दूसरा होता है नियोस्टेगमिन। अब नियोस्टेगमिन जो है ना मेनली कहाँ पे वर्क करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे हमारा मसल और नर्व की जो है इंटरेक्शन होता है वहाँ पे। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका कितना है, 30 मिनट टू 2 आवर्स तक है। सही है। और ये CNS को पेनिट्रेट नहीं करता। क्यों नहीं पेनिट्रेट करता, क्योंकि मैंने बताया ये जो तीनों ड्रग्स है क्वाटरनरी अमाइन से मतलब लिपिड में इनसोल्यूबल है, तो इस वजह से ये ब्रेन में नहीं जाएंगे। सही है। और ये यूजेस तब होते हैं जब माइस्थीनिया ग्रेविस हो या लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास जो है ना, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं किसके खिलाफ, जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर है उसके खिलाफ जो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर सपोज करो 10 हमारे पास रिसेप्टर्स थे, तो उनमें से जो है 7 रिसेप्टर इन्होंने एंटीबॉडी ने तबाह कर दिए, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए, तो बाकी हमारे पास 3 बचे। तो ज़ाहिर सी बात है अब 3 रिसेप्टर बचे, कम रिसेप्टर बचे, अगर एसिटाइलकोलिन भी कम जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को। तो वो जो है एसिटाइलकोलिन अगर ज़्यादा कर दें, वो 3 रिसेप्टर जो बचे हैं वो फुली सैचुरेट हो जाएंगे, फुली एक्यूमुलेट होंगे और फंक्शन थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। सही है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो जो है वर्क नहीं करते, तो कैल्शियम चैनल के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो कैल्शियम चैनल क्या करवाते हैं, मतलब कैल्शियम जो है अंदर आता है जब हमारे पास प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो क्या होते हैं जो वेसिकल्स होते हैं एसिटाइलकोलिन के वो नीचे आते हैं, और उसके अलावा जो है कहाँ पे आते हैं, मतलब जो वेसिकल्स बाइंड करते हैं हमारे प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं और एसिटाइलकोलिन को बाहर निकालते हैं। अगर कैल्शियम ही नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है एसिटाइलकोलिन भले पड़ा भी हो पर वो बाहर नहीं निकल पाएगा इस वेसिकल्स से, तो उस वजह से जो है पेशेंट के पास एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा। तो नियोस्टेगमिन देंगे ताकि ये जाके वर्क करे और ज़्यादा एसिटाइलकोलिन को जो है फंक्शन करवाए। और टॉक्सिसिटी हो जाती है ट्यूबोक्यूरेन की जो है ना टॉक्सिसिटी हो जाती है, ये भी जाके क्या करते हैं रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, तो क्या होता है एसिटाइलकोलिन के लिए जगह नहीं बचती बाइंड करने के लिए, तो जो है नियोस्टेगमिन देते हैं ताकि ये जो है रिसेप्टर के साथ जाके इनको जो है रिप्लेस कर दे रिसेप्टर में से ट्यूबोक्यूरेन को, और जो है हमें नॉर्मल फंक्शन दे दे। और दूसरा जो फंक्शन होता है वो बॉबिन एंड ब्लैडर, वही बॉबिन एंड ब्लैडर जो हर किसी में आता है कि मोटिलिटी करवाना। अब जो नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, नियोस्टेगमिन के वही साइड इफेक्ट्स होंगे जो हमारे पास जो नॉर्मली कोलिनर्जिक सिस्टम के फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, लेक्रीमेशन, जो भी चीज़ें होती है या ब्रेडिकार्डिया, पर इसका जो फंक्शन होगा CNS में नहीं होगा, क्योंकि ये जो है क्वाटरनरी अमाइन है, मतलब ये वहाँ पे नहीं जा रहा ब्रेन में नहीं जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास CNS में टॉक्सिसिटी नहीं होगी। और पायरोडिस्टेगमिन और एम्बिनोनियम, पायरोडिस्टेगमिन का मतलब होता है पी फॉर प्रोलॉन्ग, तो इसका जो फंक्शन होगा एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करने वाला, एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस को इनहिबिट करने वाला, वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा, 4 to 5 आवर्स होता है, और एम्बिनोनियम का कितना होता है 4 to 8 आवर्स होता है। सही है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है एम्बिनोनियम, क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, तो उनकी जो है ट्रीटमेंट के लिए। और एड्रोफोनियम का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना होता है 10 to 20 मिनट, और
तब यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है माइस्थीनिया ग्रेविस का पता चले कि उस पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है या नहीं। सही। और माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है उसको जो है ड्रग ज़्यादा चाहिए या उसे जो है पेशेंट को ड्रग कम चाहिए, उसको हमने जो है ना चेक करना है या डायग्नोस करना है माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को, तो हम जो है एड्रोफोनियम देते हैं। अब माइस्थीनिया ग्रेविस क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब क्या होता है? देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं किसके खिलाफ? रिसेप्टर के खिलाफ। जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके खिलाफ जो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं और रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। जैसे हमारे पास 10 रिसेप्टर थे, अब जो है एंटीबॉडीज़ आ गई, उन्होंने जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया रिसेप्टर को, तो हमारे पास बाकी 5 बच गए। सही है, 5 बच गए। तो माइस्थीनिया क्राइसिस में क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ जो है ना अब मतलब ड्रग यूज़ की है पर फिर भी पेशेंट की जो है कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है ना रिसेप्टर के खिलाफ वो बढ़ती जा रही है, तो उनके रिसेप्टर कम होते जा रहे हैं, तो एसिटाइलकोलिन भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो नॉर्मल कंसंट्रेशन में होगा, तो रिसेप्टर कम होंगे तो नॉर्मल कम फंक्शन होगा हमारे पास। तो हम जो है उसे एड्रोफोनियम देते हैं ताकि हम चेक कर सकें। अगर वो उसे मतलब एड्रोफोनियम देंगे क्योंकि उसे एसिटाइलकोलिन पहले से ही चाहिए, तो एड्रोफोनियम है ही एसिटाइलकोलिन जैसा, तो वहाँ पे जाके बाइंड करेगा तो पेशेंट की कंडीशन क्या होगी? बेटर होगी, क्योंकि एसिटाइलकोलिन जैसा बिल्कुल सेम फंक्शन है एड्रोफोनियम का, तो उस हिसाब से उसकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। पर कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब वो पेशेंट होते हैं जहाँ पे जो है ना हमने ड्रग्स दी हैं या उसे ट्रीटमेंट किया है माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को, वो जो है फुली रिकवर हो चुका है। सही, फुली रिकवर हो चुके हैं और उसे जो है ना ज़्यादा ड्रग की यूज़ मतलब कम अब चाहिए, ड्रग कम चाहिए। सही, क्योंकि इसके पास जो है ना एंटीबॉडी जो रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर रही थी, अब उसके पास जो है वो कम है। तो फिर क्या होगा, उसके पास एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो उसके पास है नहीं और एंटीबॉडीज़ अब इतनी कम है मतलब जो डिस्ट्रॉय कर रही थी, और हम वैसे ही ड्रग दे रहे हैं उसे, तो एसिटाइलकोलिन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है पैरालिसिस हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है या वीकनेस होगी उस पेशेंट को। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस, तो इसमें हम जो है पेशेंट को क्या करेंगे, कोलिनर्जिक क्राइसिस में हम डोजेज ड्रग का कम करेंगे। पर माइस्थीनिया मतलब मोर, एम फॉर माइस्थीनिया, एम फॉर मोर, तो मतलब इसे मोर ड्रग चाहिए, क्योंकि इसके पास जो है ना रिसेप्टर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और इसके पास रिसेप्टर बहुत ज़्यादा मतलब सही है, नॉर्मल है, और एसिटाइलकोलिन हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं उस पेशेंट को, कोलिनर्जिक क्राइसिस को पेशेंट को। सही है, तो उसमें हम जो है थोड़ा सा ड्रग को कम करेंगे। सही है उसके, तो एड्रोफोनियम जो है माइस्थेनिक क्राइसिस पेशेंट को देंगे तो उसका ज़ाहिर सी बात है माइस्थेनिक क्राइसिस वाले पेशेंट को वैसे ही उसे जो है क्या चाहिए, ड्रग चाहिए और एसिटाइलकोलिन चाहिए, तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। बाकी जो एड्रोफोनियम जो है कोलिनर्जिक क्राइसिस वाले पेशेंट को देंगे तो उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि बस उसके पास वैसे ही एसिटाइलकोलिन ज़्यादा है और हम एड्रोफोनियम के फॉर्म में उससे ज़्यादा एसिटाइलकोलिन दे रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स होगी। तो इस हिसाब से एड्रोफोनियम जो हम देते हैं उसे टेंसिलोन टेस्ट कहते हैं, टेंसिलोन टेस्ट। और दूसरे होते हैं सेंट्रली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब जो टेक्रीन, डोनिपेजिल, रिवास्टेगमिन, जेलेटिनामाइन, जेलेंटामाइन, टेक्रीन, डोनिपेजिल, रिवास्टेगमिन एंड जेलेंटामाइन, ये जो ड्रग्स होती हैं वो हम जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं जो ब्रेन में वर्क करती हैं। जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ होता है, उसमें अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, कोलिनर्जिक जो सिस्टम होता है या कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है जो नॉर्मली कोलिनर्जिक फंक्शन करता है, वो जो है डिजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वहाँ पे ब्रेन में। तो फिर क्या होगा कि भाई वहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है कम हो जाएगा, तो हम जो है ना ऐसे ड्रग देंगे जो एसिटाइलकोलिन जैसा फंक्शन वर्क करे। जैसे कि हमने जो है ना एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज जो है एंजाइम को ही ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डिस्ट्रॉय कर रहा था एसिटाइलकोलिन को, हमने उसी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जो एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है अब एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई होगा नहीं, मतलब कोई एनिमी होगा नहीं, तो एसिटाइलकोलिन वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हमारी जो अल्जाइमर के पेशेंट है उनकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। सही है, तो टेक्रीन जो है ना ड्रग अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं यूज़ होता? क्योंकि अब ये जो है टेक्रीन हेपाटोटॉक्सिसिटी करवाता है। क्या करवाता है? हेपाटोटॉक्सिसिटी, तो इसलिए अब जो है ना बैन हो गया है। बाकी ये जो ड्रग्स है ना ये अल्जाइमर डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं जो है ना आपको ये पेज शेयर करती हूँ, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो फिर आप बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँगी। आप भले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करें आपको कैसा लगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप बता दें। थैंक यू। दैट्स द एंड ऑफ इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। और नेक्स्ट जो है हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे, जैसे कि एट्रोपिन या स्कोपोलामिन एट्सेट्रा से।